नोबडी वुड डिसएग्री कि पूरा हिंदू समाज तो रेपिस्ट नहीं है। बिल्कुल। और फिर सिंबल्स भी इस तरीके के चुनना जो धर्म से जुड़े हुए हों। 2014 में ही ये दो केस किए गए थे। इनफैक्ट मैंने कानून की रोशनी एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। रोशनी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो घोटाला हुआ 25,000 करोड़ का सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से, उसे सीबीआई को सौंपा जाए ऐसी मांग की थी। सीबीआई इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी और एक्ट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ब्यूरोक्रेसी जो है वो एकदम अकाउंटेबल बना दी गई है। मुस्लिम समाज की तरफ से इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जितनी आवाज़ से धर्म को इस्तेमाल किया गया चीज़ें एग्जीक्यूट करने में, तो अब जब उसकी अपोजिशन की भी बात करते हैं, तो जब हम मुस्लिम से भी बात करते हैं वो कहते हैं कि देखिए ये एक्सट्रीमिज्म का लेवल इतना है कि अगर हम इनके खिलाफ बात कोई बोलेंगे तो हमें हमारी भी गर्दन। आप लोग देख रहे हैं बहु एक्सप्रेस और मैं हूं आकिब आफ्ताब। और फिर से एक बार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा जी, जो कि पेशे से एक लॉयर भी हैं। ज्यादा इंतजार हम हमारे दर्शकों को करवाएंगे नहीं और सीधे इन्हीं के पास लेकर चलते हैं। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे रोशनी एक्ट की, कि वो रोशनी अभी तक नहीं आई। 25,000 करोड़ का इतना बड़ा स्कैम, क्या लगता है आपको सीबीआई के पास 8 महीने की जो पहली पिटिशन फाइल होगी हाई कोर्ट के अंदर, कैसी होगी? 8 हफ्ते, माफ कीजिएगा। देखिए, दो ऐतिहासिक फैसले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने दिए। 2014 में ही ये दो केस किए गए थे। एक केस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 41/2014 टाइटल्ड अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ जे एंड के एंड अदर्स, जिसमें हमने, इनफैक्ट मैंने कानून की रोशनी एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। उसमें निर्णय आया, रोशनी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। उसके साथ ही एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी CMP 48/2014, जिसमें, जिसे मैंने ही फाइल किया था, जिसमें एप्लीकेंट मैं ही था। उसमें हमने इस रोशनी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो घोटाला हुआ 25,000 करोड़ का सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से, उसे सीबीआई को सौंपा जाए ऐसी मांग की थी। तो दोनों ही मांगे हमारी पिछले 6 वर्षों की लड़ाई के बाद मानते हुए कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी और एक्ट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आपको क्या उम्मीदें हैं कि सीबीआई लार्जली किस तरीके से काम करेगी, तो मैं आपके दर्शकों के लिए ये बता दूं कि हाई कोर्ट ने बहुत सारे सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं अपनी इस जजमेंट में, ताकि सीबीआई निष्पक्ष तरीके से, इफेक्टिव तरीके से काम कर पाए। फॉर इंस्टेंस, चीफ सेक्रेटरी को बाध्य किया है कि वो स्वयं ये सुनिश्चित करेंगे कि सीबीआई के काम में किसी भी तरीके का कोई विघ्न पैदा ना हो। वट एवर द सीबीआई नीड्स इट शुड बी मेड अवेलेबल। किसी भी एम्प्लॉय की नॉन कोऑपरेशन, चीफ सेक्रेटरी विल सी कि उसके खिलाफ एक्शन किया जाए। साथ में डिप्टी कमिश्नर्स और डिविजनल कमिश्नर्स, जिनके पास से मैक्सिमम एविडेंस गैदर होगा, उनके लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी डीसी या डिवकॉम कागज़ देने में देरी करता हुआ पकड़ा गया, कुछ छुपाने में पकड़ा पकड़ा गया, कोई नॉन कोऑपरेशन वो दिखा रहा है, या मान लीजिए जैसे उर्दू में रिकॉर्ड है, वो ट्रांसलेशन अगर सीबीआई ने मांगी 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रांसलेटेड कॉपीज नहीं दी, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। सी यानी ब्यूरोक्रेसी हैज़ बीन मेड टोटली अकाउंटेबल बाई स्पेसिफिकली मेंशनिंग दीज आस्पेक्ट्स इन द जजमेंट इटसेल्फ। जजमेंट में ये स्पेसिफिकली लिखने के कारण ब्यूरोक्रेसी जो है वो एकदम अकाउंटेबल बना दी गई है। कोर्ट ने इस जांच को अपनी मॉनिटरिंग में रखा है, यानी 8-8 हफ्ते के बाद सीबीआई अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने सबमिट करेगी। तो सीबीआई को भी अकाउंटेबल बना दिया गया कि जो भी आप कर रहे हैं कोर्ट को भी अप्राइज करिए। तो मुझे लगता है कि, और फंक्शनल इंडिपेंडेंस अगर सीबीआई विजा भी, अगर आप एसीबी देखें, तो सीबीआई जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में तो रिलेटिवली ज़्यादा इंडिपेंडेंटली काम करेगी। तो मुझे लगता है कि पूरे परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से और समयबद्ध तरीके से सीबीआई इस इन्वेस्टिगेशन की जांच करेगी। आई एम वेरी होपफुल। सर, एक और चीज आजकल जम्मू में सुनने को मिल रही है कई लोगों के साथ, और वो लफ्ज है प्रॉपर्टी टैक्स का। कई तो नेता ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं प्रॉपर्टी टैक्स असल में है क्या, और कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। तो विल यू इलेबोरेट अ लिटिल बिट व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी टैक्स? देखिए, जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद जो लोकल लॉज हमारे हैं, खासकर म्यूनिसिपैलिटीज़ और जो लोकल इंस्टीट्यूशन हैं, इन्हें एम्पावर करने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए। लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि ये डायरेक्शन अब दूसरी पकड़ ली इन्होंने, जहाँ पे अब ये इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से लोगों से टैक्सेस वसूल करेंगे उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं। प्रॉपर्टी टैक्स इज़ अ टैक्स जो आप अपनी प्रॉपर्टी पे देते हैं। तो कानून में ये डिफाइंड है कि कितनी प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स लगेगा। एक घर वाले पे टैक्स का प्रोविज़न नहीं है। मान लीजिए आपके पास अधिक प्रॉपर्टी है तो हर वर्ष आपको उस पे कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। तो उसका प्रावधान जो है वो बना दिया गया है। पब्लिक प्रेशर के बाद मुझे लगा है कि ये थोड़ा
दे थोड़ा पीछे हटे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की स्टेटमेंट है कि शायद प्रॉपर्टी टैक्स इस समय इन्वोक नहीं किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम नाउ सिंस एन इनेबलिंग प्रोविजन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं उनसे अगर आप बात करें, उनका रिएक्शन ऐसा है कि आज ही लगा लें। तो लेट अस सी कि कब तक ये सस्टेन करते हैं इस चीज़ को, पब्लिक प्रेशर को। पर प्रॉपर्टी टैक्स मुझे लगता है कि चूंकि अमेंडमेंट हो गई है, इनेबलिंग प्रोविजन आ गया है, तो ये समय का ही है बात कि जब ये म्यूनिसिपैलिटीज़ प्रॉपर्टी टैक्स लोगों पे लगाना शुरू कर देंगे। रोशनी एक्ट हो या हो प्रॉपर्टी टैक्स, सर एक जो खास बातचीत है आज हमारी, आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ है, ट्वीट जो है किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हिंदू सेंटीमेंट को ट्वीट किया है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, लीगली स्पीकिंग ये ऑफेंसेस आर कवर्ड अंडर सेक्शन 505 आईपीसी 295 ए। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, एफआईआर भी जो एक्यूज्ड हैं उन पे लग गई है। बिल्कुल। आई थिंक लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते, इट्स एन एस्टैब्लिश्ड लॉ। दूसरा, सेलेक्टिवली आप कम्युनिटी टारगेटिंग करें कि एक कम्युनिटी के त्योहारों को लेके सेलिब्रेशंस का माहौल हो, और देन एक कम्युनिटी की सेलेक्टिव टारगेटिंग हो, तो मुझे लगता है कि ये ऑफेंस की श्रेणी में आता है जिस तरीके से ऑफेंसेस डिस्क्राइब किए गए हैं, और वही काम हुआ भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि लॉ विल टेक इट्स ओन सर कोर्स। उस पर साफ साफ बताया गया है कि साल के 365 दिन रेप होते हैं और नवरात्रि के 9 दिन पूजा की जाती है, और वो पूरा बनाया हुआ है, तो लगता है आपको कि लिटरली हिंदूज के सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है? देखिए, आप अगर सपोज किसी व्यक्ति विशेष को कह के कोई टिप्पणी करें कि ये व्यक्ति जो जो कन्विक्टेड ऑफ रेप हो, या कोई बिल्कुल। सीरियल रेपर्स समाज में आपके, उनको लेके अगर आप ये कहें स्पेसिफिकली तो बात समझ आती है। आप पूरे हिंदू समाज को लेके कहें तो बात समझ नहीं आती। देखिए, नोबडी वुड डिसएग्री कि पूरा हिंदू समाज तो रेपिस्ट नहीं है। बिल्कुल। और फिर सिंबल्स भी इस तरीके के चुनना जो धर्म से जुड़े हुए हों, मुझे लगता है कि एक बहुत नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई थी। और ये एक लार्जर प्रॉबेबली एक एजेंडा का हिस्सा भी है। वो ताकतें जो यहाँ के मेजॉरिटी रिलीजन में डिवाइड्स क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, वो ताकतें जो मेजॉरिटी रिलीजन को कास्ट के बेसिस पे झूठ फरेब उसके बेसिस पे लड़वाने की कोशिश करती हैं, उन्हीं के कुछ हथियार और टूल्स उन्होंने मार्केट में छोड़े हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। सो आई थिंक नाउ आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर रजिस्टर होने के बाद लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और आप देखेंगे कि अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कंटेन होंगी। क्योंकि अर्लियर लोग रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन अब लोगों को समझ आने के बाद ये सब चीज़ें डिलिबरेट हैं एंड आर इंटेंटेड टुवर्ड्स आई मीन डिमीनिंग हिंदुइज्म या सनातन, तो लोग अब मुखर होना शुरू हो गए हैं। आई थिंक दैट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। सर एक लाइन आपने बहुत खूबसूरत कही कि नॉट एवरी हिंदू इज अ रेपिस्ट, बट हमने अक्सर देखने को मिला है जब भी टेररिज्म की बात आती है तो हर एक जो है टारगेट करता है दैट मुस्लिम कम्युनिटी इज अ टेररिस्ट। इज एवरी मुस्लिम इज अ टेररिस्ट और नॉट? देखिए, जो टेररिस्ट्स हैं वो धर्म के आधार पे आतंकवाद को चला रहे हैं, ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं। अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम समाज की तरफ से इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जितनी आवाज़ से क्रिटिसिज्म आना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली उतनी आवाज़ से आता नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर में हम भी चूंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स के कारण, हिस्टोरिकल रीजंस के कारण यहाँ धर्म को इस्तेमाल किया गया चीज़ें एग्जीक्यूट करने में। तो हम जब उसकी अपोजिशन की भी बात करते हैं, तो जब हम मुस्लिम से भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, ये एक्सट्रीमिज़म का लेवल इतना है कि अगर हम इनके खिलाफ बात कोई बोलेंगे तो हमें हमारी भी गर्दन काटेंगे, तो हम बोल नहीं सकते। तो देखिए, चुप रहना भी उतना ही बड़ा डेंजरस है, जिसके कारण ये दिक्कत होती है। और ऑब्वियसली 100% मुस्लिम्स गन्स उठा के टेररिज्म नहीं कर रहे, लेकिन टेररिज्म की डायमेंशंस बहुत सारी हैं। अगर आप नेगेटिवली भी इनकी सोच को, विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं, आप इसे कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो किसी ना किसी लेवल पे आप भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर आपकी रिलीजियस बुक का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है, सो हु हैज़ टू स्पीक अगेंस्ट इट? द मुस्लिम्स। बट व्हेन दे डोंट स्पीक इन अ वे, दे आर फैसिलिटेटिंग द पाथ। और इसी कारण ये एक पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बना है कि बेशक सारे मुसलमान भी आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान हैं।
और अगर आप आंकड़े देखें तो कई हजार संगठन, आप हिंदुस्तान में ही JNK में ही 100+ ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑल मुस्लिम। हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रही हैं, उसके बारे में आप आंकड़े देखें। अब सेटअप की SATP.org पे जाएं, वेबसाइट पे देखिए, वो देखें। अब यमन में देखें, आप मिडिल ईस्ट में देखें, आप जो फ्रांस में हमले हुए वहाँ देखें। तो मुझे लगता है कि इस बेमानी बात को कि क्या सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं, इस चीज़ पे डिस्कशन को छोड़ के इस चीज़ पे डिस्कशन आनी चाहिए कि क्या जो लिबरल मुसलमान, जो अपने आप को लिबरल कहता है या जो अपने आप को सेक्युलर कहता है, वो इकट्ठे होके क्या इनके खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं? नहीं। मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट सब वहीं पे होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक है जो फॉल्स डिबेट्स, फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट करके कहीं ना कहीं इन जिहादियों पे, आतंकवादियों पे पर्दा डालने की कोशिश करता है। सो लेट अस नॉट मिक्स दीज इश्यूज। एक प्रॉब्लम सामने है, इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है अपनी रिलीजियस बुक की किसी की। अगर कोई गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मुस्लिम्स टू कंटेस्ट इट, विच अनफॉर्चुनेटली वी डोंट सी इन अ वॉइस, मतलब जिसमें होनी चाहिए आवाज। जैसे फॉर इंस्टेंस तारिक फतेह है, अगर वो बात करते हैं तो देखिए उनके प्रति पूरे मुसलमान समाज का क्या रवैया है। अगर वो एक्सपोज करते हैं टेररिज्म की जड़ को, तो देखिए पूरा समाज, आप उनके टीवी इंटरव्यूज में भी देखिए कितने हमले उन पे हो गए। वो हमला करने वाले आतंकवादी तो नहीं थे, उनके हाथ में बंदूक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमला किया। दिल्ली में उन पे हमला हुआ। तो कहने का मतलब है कि आई थिंक मुस्लिम्स हैव टू लुक विद इन नाउ कि क्या प्रॉब्लम्स हमारे समाज में है, कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है। और जब ये हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये लांछन भी हट जाएगा। सर, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना 3 बजे के बयान में महबूबा मुफ्ती के, जो रिसेंटली बाहर आई हैं 14 महीने के बाद, कि इनके पास तो अब कोई एजेंडा नहीं है सिवाय एब्रोगेशन ऑफ 370 वगैरह वगैरह पर बात करने के लिए। तो इस तरीके के अल्फाज जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर सुने जाएंगे और लोग जो हैं सुनेंगे, तो क्या लगता है आपको कि डेमोक्रेसी पर इसका इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? देखिए 100%, क्योंकि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 370 और 35 से करता क्या था। 370 और 35 से एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है हिंदुस्तान में, जहां पे ये सुनिश्चित करता था कि इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल स्टेट है। स्पेशल स्टेट क्यों? क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। ये एक कम्युनल आइडिया था। इसी आइडिया पे पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ था। लोग समझते थे कि शायद 1947 में पाकिस्तान बन के साइड हो गया, लेकिन अगर आप इस दृष्टिकोण से देखें तो आपको लगेगा कि एक पाकिस्तान का बीज हिंदुस्तान ने अपने जम्मू कश्मीर में बो दिया। सेम प्रिंसिपल, सेम आइडिया, सेम टू नेशन थ्योरी, जिसके आधार पर पाकिस्तान बना और जिसके आधार पर 370 बना। अब उसकी रिजरेक्शन की डिमांड करना भी सांप्रदायिक है, क्योंकि यू कांट हैव अ स्टेट जहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। यू कांट हैव अ स्टेट क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए इसका झंडा अलग होगा। अ स्टेट विद इन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उसे प्रोपोगेट करने वाले लोग सांप्रदायिक है। और तभी मैं ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक, इट इज़ नॉट अ सेक्युलर रिपब्लिक। और इस्लामिक रिपब्लिक के अपने गोल्स हैं। अगर उनकी एक्सटेंशन आप जम्मू कश्मीर में क्रिएट करेंगे और उसे कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करेंगे, तो देन इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिया और एक सभ्य समाज के भी खिलाफ है। आई थिंक इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी नेशनलिस्ट इंडियन, बी इट हिंदू और मुस्लिम, to oppose such machinations, to oppose such leaders, to oppose such demands. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू वुड सी कि कश्मीर से भी उनके समर्थन में ही आवाज़ निकलती नजर आएगी। मुझे उम्मीद है कि जम्मू का मुसलमान इनकी डिमांड्स के खिलाफ जम्मू के साथ खड़ा होकर, देश के साथ खड़ा होकर अपोज करेगा। तभी तो इस्टेब्लिश होगा ना कि जम्मू का मुसलमान भी नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी है। अगर फिर पूर्व की तरह इस डिमांड के साथ जाके कश्मीर के साथ मिल जाएगा और जम्मू में आके बोलेगा कि हम आपके साथ हैं और हम देश के साथ हैं, तो ये दोगली बात इस बार चलेगी नहीं। इसका मतलब वो एंटी नेशनल हो जाएगा। नहीं, देखिए अगर आप किसी कम्युनल आइडिया को सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया कि आधार जो है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो पीछे की डॉक्ट्रिन है, वो कम्युनल है, वो आइडिया ऑफ इंडिया के विरुद्ध है। आइडिया ऑफ इंडिया एक सेक्युलर इंडिया का आइडिया था। पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे बना था, 370-35 से टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे बना था। तो ऑब्वियसली अगर आप राष्ट्र के विरुद्ध हैं तो कहीं ना कहीं आप एंटी नेशनल तो बनेंगे। सर, आप मैदान में कब उतर रहे हैं? क्योंकि आने वाले चुनाव, आने वाले चुनाव, आपका एजेंडा क्या रहेगा? वही सड़क, बिजली, पानी? देखिए लार्जर एजेंडा ये है कि हमने ये कहा कि कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करे भारत सरकार, क्योंकि वो पार्लियामेंट से होना है जी, और जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाए। तो इमीडिएटली हमारा यही एजेंडा रहेगा कि एकजुट जम्मू, एज द नेम सजेस्ट्स, इट डजंट कंटेन कश्मीर, क्योंकि कश्मीर को साथ में लेके वी कैनॉट
compromise the ideals on which we are fighting, और एकजुट जम्मू का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू हैव अ सेपरेट जम्मू स्टेट, जिसकी सर सोच जैसे लद्दाख को इन्होंने अलग रखा था, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि जिस टाइम पर ये एब्रोगेशन चल रहा था उस टाइम पर कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा रखते, जम्मू को अलग कर देते? देखिए, लद्दाख का अलग होना बहुत आवश्यक था। लद्दाख एक स्पेशल डोमेन है। लद्दाख में बुद्धिस्ट माइनॉरिटी, नेशनल माइनॉरिटी भी है। उनके साथ जिस तरीके से वहाँ पे भेदभाव होता था, मुझे लगता है कि लद्दाख को अलग करने का फैसला बिल्कुल सही था। साथ ही साथ जम्मू को अलग स्टेट बना देना चाहिए था। एंड व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन कश्मीर, वहाँ पे अगर सेपरेटिज्म एक इशू है और वहाँ की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज भी सेपरेटिस्ट एजेंडा चलाती हैं, तो क्या ज़रूरत है उसे एक फुल फ्लैश स्टेट का दर्जा दे के रखने में? क्योंकि वो तो फिर स्टेट अपरेटस को इस्तेमाल करेंगे देश के खिलाफ, और वो करते भी आए। तो इसीलिए यूटी बनाना, कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ना, दो यूटीज बनाना, एक उन नॉन मुस्लिम्स या माइनॉरिटीज़ के लिए जिन्हें 90 के दशक में वहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके साथ नरसंहार हुआ, उन्हें जस्टिस की भावना दिलवाने के लिए, उनका वहाँ पे पुनर्स्थापन करने के लिए आवश्यक है कि कश्मीर को दो यूटीज़ में डिवाइड किया जाए, जम्मू को एक स्टेट बनाया जाए। और जम्मू का समाज ओवरवेलमिंगली लार्जली एक नेशनलिस्ट समाज है, तो देर इज़ नो इम्पेडिमेंट ऑल्सो कि यहाँ पे स्टेट अपरेटस आप इन लोगों के हाथ में दें, जिन लोगों को आपने 70 साल तक कश्मीर के साथ इसलिए जोड़े रखा, ये कह के कि अगर जम्मू कश्मीर के साथ नहीं जुड़ा रहेगा तो कश्मीर हाथ से निकल जाएगा, और उनको होस्टेज बना के रखा। इस समय है, अब समय है ऐसे समाज को एम्पावर करने का, क्योंकि नॉर्मली 70 साल पहले ही ये पॉलिसी होनी चाहिए थी कि जो राष्ट्र के साथ है वही एम्पावर किया जाना चाहिए। लेकिन नेहरूवियन सोच के कारण, नेहरूवियन सेक्युलरिज्म के कारण, एक फॉल्स अप्रोच के कारण, उस समय की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण जो अरेंजमेंट बनाया गया उसे भुगता। लेकिन अब समय है, इट्स फॉर दिल्लीज टाइम टू पे जम्मू बैक, क्रिएट इट अ सेपरेट स्टेट एंड हैंड ओवर पावर टू जम्मू पीपल। तो हमारे साथ बात कर रहे थे एकजुट जम्मू के चेयरमैन मिस्टर अंकुश शर्मा जी, और साफ साफ इन्होंने ये कहा कि जब हम मैदान में उतरेंगे तो जम्मू को एक अलग स्टेट का दर्जा दिलाकर ही छोड़ेंगे, और उसके बाद कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में हम बदल देंगे। कितना लाजमी होगा, किस तरीके से होगा, क्या क्या एजेंडा रहेगा इनका, क्या फिर से बाकी सरकार की तरह ये भी खोखले वादे लेकर सड़क पर उतरेंगे, वो भी फिर प्रचार होंगे, फिर चुनाव होंगे, उसके बाद लोगों की बातचीत नहीं सुनी जाएगी? क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब वोट मांगने के टाइम पर कोई भी आता है तो एवरीबॉडी वांट्स टू गेट ऑन द फीट्स कि आप आइए हमारे पास। अब देखना यह है कि इलेक्शन जीतने के बाद तो हम इनको शुभकामनाओं के अलावा और कुछ दे नहीं सकते हैं कि आने वाले चुनाव में जब आप उतरें तो अच्छे काम करें ताकि लोग भी आपसे खुश रहें। और नेशनलिज्म की जब बात आती है, अगर जम्मू का नेशनलिज्म लेवल ज्यादा है, कश्मीर का कम है, ऑन विच बेसिस द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन कश्मीर आर द परसेंटेज ऑफ हिंदू इन जम्मू, ये आप लोग डिसाइड करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आगे आफ्ताब के साथ आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।